Assalamu alaikum. This is Muhammad Asif Amjad. In this video lecture, I will discuss one of the past paper of economics of Federal Public Service Commission of 1989. So let's start the first MCQs. राउंड अबाउट प्रोडक्शन. सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा राउंड अबाउट प्रोडक्शन क्या होता है. तो ये एक ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट थे, ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट के जो हेड हैं वुमबर्ग, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था राउंड अबाउट प्रोडक्शन का. इसका मतलब ये होता है कि कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी कैपिटल गुड्स की मदद से जो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस होती हैं उसको हम राउंड अबाउट प्रोडक्शन बोलते हैं. तो इसमें बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स विद द हेल्प ऑफ कैपिटल गुड. इन एमसीक्यूज है एन इकोनॉमीज कैपिटल स्टॉक मस्ट डिक्लाइन इफ, यानी इकोनॉमी का कैपिटल स्टॉक कब डिक्लाइन होगा, यानी एक इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक कब कम होगा. तो उसी वक्त वो कम हो सकता है जब इकोनॉमी में डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो रही हो. यानी अगर डेप्रिसिएशन ग्रेटर देन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक जो है वो डिक्लाइन कर रहा है. तो डी ऑप्शन इज राइट है. इन थर्ड एमसीक्यूज, इफ अ पर्सन रिसीव अ हायर वेजेस, यानी एक बंदा अपने वेजेस से ज़्यादा वेजेस ले रहा है, देन वुड बी नेसेसरी टू इंड्यूस हिम टू वर्क, तो उस वजह से वो ज़्यादा काम करता है. ही इज सेड टू बी रिसीविंग, तो ये क्या होगा वो, तो ये बेसिकली रेंट होगा. अब ये रेंट कैसे होगा, रेंट में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कूजी रेंट. अब कूजी रेंट का मतलब ये होता है कि इन द शॉर्ट रन अगर किसी और फैक्टर की वजह से वेजेस बढ़ जाए तो उसको हम कहेंगे कूजी रेंट. तो ये बेसिकली जो एक पर्सन का रेंट जो वेजेस बढ़े हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए बढ़े हैं, तो इसलिए ये कूजी रेंट होगा. तो ए ऑप्शन इज राइट हियर. व्हेन अ सर्टेन इंटरेस्ट रेट आर जीरो, द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन बोथ प्रोडक्ट मार्केट एंड द मनी मार्केट. तो पहले हम मनी मार्केट और गुड मार्केट के बारे में पढ़ते हैं. अब ये देखें, सपोज एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट ले ली है और वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट है. तो ये आपकी आईएस कर्व है, नेगेटिवली रिलेटेड है और गुड्स मार्केट को प्रेजेंट करती है, और ये आपकी एलएम कर्व है. तो इस पॉइंट पे आईएस और एलएम कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस पर जो इंटरेस्ट रेट वो कह रहा है आर जीरो है. तो फिर देखें स्टेटमेंट, फिर दोबारा पढ़ लें. गिवन अ सर्टेन इंटरेस्ट रेट आर जीरो, यानी इस इंटरेस्ट आर जीरो पे द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन बोथ द प्रोडक्ट मार्केट एंड द मनी मार्केट, ये यानी प्रोडक्ट मार्केट आईएस कर्व है और ये एलएम कर्व है, एलएम कर्व मनी मार्केट कर्व है. तो इन दोनों में जो इक्विलिब्रियम है वो क्या करेगा, आईएस एलएम को आर जीरो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये इसमें ऑप्शन देख लें कौन सी राइट है. वेयर द आईएस कर्व क्रॉस द एलएम कर्व एट आर जीरो, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है. आईएस कर्व एलएम कर्व को आर जीरो पर इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है एक दूसरे को. लेट्स 5 एमसीक्यूज है. द वैल्यू एडेड टैक्स डिफर फ्रॉम द टर्नओवर टैक्स. अब वैल्यू एडेड टैक्स को ही टर्नओवर टैक्स कहते हैं, तो ये दोनों सेम है, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है. द वैल्यू एडेड टैक्स डिफर्स फ्रॉम द टर्नओवर टैक्स, तो ये दोनों वैल्यू एडेड, ये टर्नओवर टैक्स भी वैल्यू एडेड है. इन दैट द फॉर्मर का मतलब ये है कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या होगा, तो ये है इंक्लूड अ परसेंटेज ऑफ अर्लियर टैक्स. तो ये अर्लियर टैक्स की परसेंटेज होगी, यानी सी ऑप्शन इज राइट है. वी स्पीक द डिमांड पुल इन्फ्लेशन.
अब हमें पढ़ना पड़ेगा, पहले स्टडी करना है डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। अगर आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो ग्रेटर हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, तो ऐसी इन्फ्लेशन को डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। यानी अगर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ व्हाट द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस एट लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट, तो डी ऑप्शन राइट है। यानी अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड कर्व ज़्यादा हो जाए इकोनॉमी में प्रोड्यूस जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे गुड्स प्रोड्यूस होती हैं उनसे ज़्यादा हो जाए तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगी। व्हेन अ कंट्री एक्सपोर्ट्स मोर देन इट्स इंपोर्ट्स, यानी एक कंट्री की एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स से ज़्यादा हो जाती हैं, यानी एक्सपोर्ट्स ग्रेटर देन है इंपोर्ट्स से। अगर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि एक जो डोमेस्टिक कंट्री है उसमें फॉरेन करेंसी इनफ्लो हो रहा है, तो फॉरेन करेंसी के इनफ्लो होने की वजह से आपकी डोमेस्टिक मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, तो बी ऑप्शन इज राइट हेयर। इफ द डिमांड इज परफेक्टली इनएलास्टिक, यानी डिमांड आपकी इनएलास्टिक है, यानी जो मर्जी प्राइस कर ले हमने डिमांड करनी है, तो इसका मतलब परफेक्टली इनएलास्टिक है। द इंसिडेंस ऑफ एन एक्साइज टैक्स, तो किस पे एक्साइज टैक्स इम्पोज होगा, तो अल्टीमेटली वो बायर के ऊपर होगा, इंटायरली ऑन दी बायर, डी ऑप्शन इज राइट है। The account in balance of payment that consists of all transaction in financial assets is known as capital accounts। आपको पता है कि आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स उसमें 3 अकाउंट्स होते हैं, तो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट्स में आपकी जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनकी जो सारी जो है कैलकुलेशन होती है, और करंट अकाउंट में आपकी जो सर्विसेज हैं और गुड्स की ट्रेड जो है ना हम डिस्कस करते हैं। तो ये एसेट्स फाइनेंशियल एसेट्स की ट्रेड है, तो इसलिए ये कैपिटल अकाउंट्स में आएगी। इन 10 MCQs है, एन ऑर्गेनाइजेशन हुज मेजर फंक्शन इज टू स्टेबलाइज इंटरनेशनल मॉनिटरी रिलेशन, तो कौन सी इनमें से ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल मॉनिटरी रिलेशंस के लिए बनाई गई है, तो ये IMF का अदारा है, बी ऑप्शन इज राइट है। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कंस्ट्रक्टेड, अब ये देखें आपकी एक्स एक्सिस पर एक्स गुड है और वाई एक्सिस पे वाई गुड है, तो ये जो कर्व है इसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या PPF भी उसको बोलते हैं। अब बेसिकली ये इट्स प्रेजेंट द ऑल रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रेजेंट करती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी। और बाज जो बुक्स हैं उनके ऊपर A और B दोनों भी लिखा हुआ सी ऑप्शन, लेकिन जो मोस्ट सूटेबल इसका जो मुझे लग रहा है वो B है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स आर नॉट सक्सेसफुल इन डेवलपिंग कंट्रीज, अब डेवलपिंग कंट्रीज में जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो ज़्यादा इतना सूटेबल नहीं करता, वो इसलिए नहीं करता कि इनकी जो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, इस वजह से लो सप्लाई एंड डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज़, तो लो सप्लाई और डिमांड होने की वजह से ये जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो इतना ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज में सक्सेसफुल नहीं है। लेट्स स्टार्ट द 13 MCQs। शेप ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, तो सबसे पहले हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी क्वांटिटी होगी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कॉस्ट है, तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आपकी ये ऐसी होगी, ये देखें। अब इसमें ये देखें आपकी जब इनिशियल होती है तो कॉस्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, उसके बाद कांस्टेंट, यहाँ तक आपकी होगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और इसके बाद क्योंकि पॉजिटिव होती है यानी प्रोडक्शन बढ़ने से आपकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो ये है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल।
तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल दोनों शामिल होंगे, तो लिहाजा ए एंड बी बोथ आर included in the long run average cost curve. In 14 MCQs under the practical situation of a bilateral monopoly. तो bilateral monopoly स्टडी करने से पहले मैं आपको मोनोपली और मोनोप्सोनी के बारे में बताना चाहता हूँ। अब मोनोपली में एक सिंगल सेलर होता है और लॉट ऑफ बायर होते हैं। मोनोप्सोनी उसके उल्ट है, यानी उसमें सिंगल बायर होता है और लॉट ऑफ सेलर होता है। अब बायलैटरल मोनोपोली होता है जिसमें सिंगल सेलर और सिंगल बायर हो, यानी जिसमें एक ही खरीदार हो और एक ही फरोख्तकार हो, तो उसको हम बायलैटरल मोनोपोली कहते हैं। अब इसमें देखें, ये मैं आपको एक डायग्राम से प्रेजेंट करता हूँ। ये एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी लेंगे और इस पे हम कॉस्ट वगैरह ले लेंगे। अब ये जो कर्व है ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है या डिमांड कर्व है, और ये आपकी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, और ये जो आपकी एमसी कर्व है। अब ये जो एमसी कर्व है ये है मोनोपोली की, ये मोनोपोली की। मोनोपोली में क्योंकि सिंगल सेलर होता है तो ये मोनोपोली की होगी, तो यहाँ पर इसका इक्विलिब्रियम है, और ये जो है सेलर जो है ना वो प्राइस चार्ज करना चाहता है। ठीक है, ये सिंगल जो मोनोपोली में ये प्राइस वो चार्ज करना चाह रहा है सेलर। अब हम मोनोप्सोनी का केस पढ़ते हैं। मोनोप्सोनी में सिंगल बायर होता है और लॉट ऑफ सेलर होते हैं, तो उस केस में आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ये ऊपर होगी, इसके ऊपर मोनोप्सोनी लिख लें, मोनोप्सोनी है। अब जहां पर एम आर इजिकल टू एम सी है, अब ये जो वो जो है मोनोप्सोनी बेसिकली इक्विलिब्रियम उसका यहां पर है, लेकिन वो जो है कम प्राइस चार्ज करना चाह रहा है। वो सपोज यहां पे प्राइस चार्ज करना, वो सपोज यहां पे प्राइस चार्ज करेगा इस पे। अब जो सेलर है वो ज्यादा प्राइस चार्ज करना चाह रहा है और जो बायर है वो कम प्राइस चार्ज करना चाह रहा है, तो इनके दरमियान बारगेनिंग होगी, तो बारगेनिंग से जो प्राइस वो डिसाइड होगी, तो इसमें इनडिटर्मिनेंट सिचुएशन होगी। तो बी ऑप्शन इज राइट हियर। The difference between exports and imports of visible atoms. अब जो visible atoms की exports और imports है उसको हम balance of trade में रखते हैं, तो C option is right here. The role of multinational corporations, यानी जो बड़ी corporations है all over the world, अब वो बाज़ दफ़ा तो developmental होती हैं और बाज़ दफ़ा एंटी डेवलपमेंटल होती हैं। बाज़ दफ़ा वो डंपिंग करती हैं, यानी एक कंट्रीज दूसरे कंट्रीज में जाके अपनी प्राइसेस को डाउन कर देती हैं, तो उनका मकसद होता है कि डोमेस्टिक फर्म्स को जो है मार्केट से ख़त्म किया जाए। तो ये बाज़ दफ़ा तो डेवलपमेंटल होती हैं और बाज़ दफ़ा एंटी डेवलपमेंटल होती है, तो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 16 MCQs. As the objective of development, growth and equality. अब डेवलपमेंट, ग्रोथ और इक्वालिटी ये तीनों डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट है, तो इनमें एक कॉन्फ्लिक्ट है, यानी सेम नहीं है। ये डेवलपमेंट, ग्रोथ और इक्वालिटी, दीज थ्री कॉन्सेप्ट आर नॉट सेम, लिहाजा इनमें कॉन्फ्लिक्ट है, तो ए ऑप्शन इज राइट है। जीएनपी इज द इंडिकेटर ऑफ सोशल वेलफेयर। अब जीएनपी सोशल वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं है। अब सोशल वेलफेयर के तो इंडिकेटर होता है ह्यूमन वेलफेयर, इंसान की फलाह बहबूद के लिए, तो जीएनपी तो ओवरऑल एक जो कंट्रीज में प्रोडक्शन हो रही होती है उसका डिस्कशन करता है, तो ये इनकरेक्ट मेजर है, तो बी ऑप्शन इज राइट है। प्रॉफिट कैन बी कंसीडर्ड इन इकोनॉमिक टर्म्स एज। अब आपको पता है कि हमारे 4 फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, लैंड होता है,
एक लेबर होता है, और तीसरा हमारा कैपिटल, और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मकसद होता है प्रॉफिट, तो वो रिस्क होता है, उसको प्रॉफिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये एन इंक्रीज अगेंस्ट लॉन्ग टर्म रिस्क इन प्रोडक्शन। तो प्रॉफिट जो इंटरप्रेन्योर को होता है वो रिस्क होता है कि वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ये डी ऑप्शन इज राइट है। वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द ओलिगोपोली इज दैट। अब ओलिगोपोली ये होते हैं जिसमें फ्यू फर्म्स होती हैं और लॉट ऑफ बायर होते हैं, यानी चंद फर्म्स होती हैं और बहुत ज्यादा खरीदार होते हैं। तो इसमें दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है क्लूसिव और नॉन क्लूसिव। अब जो क्लूसिव और नॉन क्लूसिव में डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो मेन ये है कि जो एक फर्म है वो दूसरी फर्म, राइवल फर्म्स की जो प्राइसेस हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं। तो डी ऑप्शन देख लें, द प्राइस ऑफ पॉलिसी ऑफ फर्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट ऑफ द राइवल फर्म, यानी एक फर्म की जो प्राइसेस हैं वो उसके जो राइवल फर्म है उसकी प्राइसेस इन्फ्लुएंस करेंगी। एन एग्जाम्पल ऑफ डबल काउंटिंग। तो जब जीडीपी को हम काउंट करते हैं तो वहां पे जो मेन प्रॉब्लम डबल काउंटिंग की आती है। डबल काउंटिंग ये होता है कि हम एक ही चीज को दो दफा काउंट कर लेते हैं, यानी एक जो इंटरमीडिएट गुड है और फाइनल गुड दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो हालांकि इसमें फाइनल गुड्स होती है। तो इसमें देखें ये आयरन ओर और आयरन आउटपुट। अब बेसिकली आयरन और जब इस तरह इकट्ठी होती है तो ये जो कंप्लीट है ये आयरन आउटपुट बन जाती है। तो ये इंटरमीडिएट गुड है, आयरन और इंटरमीडिएट है, और आयरन आउटपुट इज योर फाइनल गुड है। तो ये इससे हमारी जो है ना डबल काउंटिंग हो जाएगी, जबकि ऊपर वाले ऑप्शंस में नहीं होगी। एट एनी गिवन लेवल ऑफ अ फर्म आउटपुट मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल का मतलब होता है कि एक यूनिट के अजाफी यूज करने से आपको कितना रेवेन्यू मिला है। मार्जिनल का मतलब एडिशन का होता है। तो इसमें देख लें, द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम सेलिंग अनदर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी आउटपुट का एक मजीद यूनिट इस्तेमाल करने से जो आपको रेवेन्यू मिलता है उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट है। द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी इज इन नेशनल टर्म। तो प्लांट सेविंग होगी, ए ऑप्शन इज राइट है। एन एब्सल्यूट प्री कंडीशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ पुअर कंट्रीज। तो अगर हम क्लासिकल की थीरीज पढ़ें तो उन्होंने जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मेन सोलो मॉडल चेक कर लें, उन्होंने कहा है कि कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कैपिटल फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो इट्स अ प्री कंडीशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री। तो बी ऑप्शन इज राइट है। इन 25 MCQs है, अ कंट्री इज सेड टू बी कंज्यूमिंग इट्स कैपिटल। एक कंट्री का जो कैपिटल है वो कैसे पता चलेगा कि कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक ऑफ उसका रॉ मटेरियल है वो फॉल कर रहा है, कम होता जा रहा है। तो सी ऑप्शन इज राइट हियर। और बाज जो बुक्स हैं उनके अंदर डी ऑप्शन भी लिखी हुई है, लेकिन मोस्ट सूटेबल सी ऑप्शन है। If the government wish to increase aggregate demand by tax measures, अगर गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना चाह रही है टैक्स के तरीके से, तो क्या करेगी, अल्टीमेटली वो टैक्स को कम करेगी। तो जब टैक्स को वो कम करेगी तो उससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो रिड्यूस इनकम टैक्स, जब इनकम टैक्स को वो कम कर देगी तो उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा। जब पैसा ज्यादा होगा तो वो फिर डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट बीकम नेगेटिव। तो हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखते हैं। अब इसमें देखें, ये हमारी टोटल प्रोडक्ट है और यहां पर ये मैक्सिमम है और ये हमारी
मार्जिनल प्रोडक्ट है और ये हमारी एवरेज प्रोडक्ट है। एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी और वाई एक्सिस में हम प्रोडक्शन लेंगे। यानी जब हमारी प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है। अगर टोटल प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाती है तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाती है। यानी हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगी? जब टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। तो सी ऑप्शन देखें, व्हेन टोटल आउटपुट टर्न्स डाउन, जब टोटल आउटपुट कम होना शुरू हो जाएगी तो मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम अ नेगेटिव। तो सी ऑप्शन इज राइट है। When a country devaluates its currency, यानी अगर कोई मुल्क अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट कर देता है, एन इमीडिएट डायरेक्ट इफेक्ट इज जनरली दैट, तो क्या इफेक्ट होगा? तो उससे आपकी जो एक्सपोर्ट प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगी। जो फॉरेनर्स हैं उनको हमारी गुड्स, जिस कंट्री ने डीवैल्यूएशन की है उसकी गुड्स सस्ती लगेंगी और वो ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्ट करेंगे। तो ए ऑप्शन इज राइट हेयर। प्राइस ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स लुक अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव, उनकी जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगी टू ओवरसीज परचेजेस। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और पेपर मैं कुछ डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।